हो गया ले। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आपके? आज हम यार बहुत ही खतरनाक टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक सच में बेहद खतरनाक है। इस टॉपिक का नाम है खतरनाक खतरनाक। आइए जरा मेरे बच्चों, ये कार्टेशियन प्लेन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है 2 एक्सिस वाला, जिसमें इस वाले को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इस वाले को हम वाई एक्सिस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कहते हैं, हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। इधर सारी वैल्यू प्लस में होती है, इधर सारी वैल्यू माइनस में, इधर सारी वैल्यू प्लस में होती है और इधर मेरे बच्चों सारी वैल्यू माइनस में। इधर मेरे प्यारे बच्चों सारी की सारी वैल्यूज आपस में माइनस में होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये इसे 4 भागों में बांटता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देखेंगे कि जब आपने चीज़ें पढ़ी होंगी कैसे, ग्राफ के तौर पर, जब आपने चीज़ें पढ़ी होंगी ग्राफ के तौर पर, ग्राफ के तौर पर इसमें है ये नहीं, ऐसे पढ़ी। हाँ सर, साइन करना एक से। देखिए आप, हाँ, जब भी हम बनाते हैं, इस पे शायद थोड़ा सा अच्छा सा बन जाए। दिखाई दे रहा भाई? ये वाइट आ जा रहा पूरा, क्या कहानी है? लाइट के कारण वाइट आ रहा है, लाइनें नहीं दिख रही। अभी भी उतना ही आ रहा है यार। हैं? ये तो फिर सेट ही नहीं बैठेगा यार। मैं तो सोच रहा था बच्चे से समझ पाएंगे ये। हाँ, ये आ जाएगा सेट, लेकिन इससे वो वाली बात नहीं आती ना। और तो कोई बैकग्राउंड है ही नहीं ना भाई। एक सेकंड रुक जाओ, अभी करा रहे हैं बाढ़ को क्लियर तुम्हारी बात को। सिंपली टीचिंग बैकग्राउंड हो गया, कस्टमाइजेशन, सॉलिड कलर है तेरी। चलो भाई, इसको समझ लो, ऐसे कार्टेशियन प्लेन दिया रहता है। उस वाले में क्या इश्यू रहता था? वो वाइट वाइट क्यों जा रहा था पूरा बीच से? अच्छा, ज़्यादा ब्राइटनेस इस वजह। एक बार है ना, गूगल से वो करियो, कार्टेशियन प्लेन डाउनलोड करियो, हरे लाइन वाला। देखो मेरे बच्चों, फिर तो वहीं पे समझा दूंगा एक ही बात। तो मैं कह रहा था कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इधर हरी हरी लाइनें रहती हैं। आप जानते हैं इधर एक्स की भी सारी वैल्यू प्लस होती है और वाई की भी सारी वैल्यू प्लस होती है। तो यहाँ एक्स की भी सारी वैल्यू धनात्मक होती है और वाई की वैल्यू भी सारी धनात्मक होती है। और जब भी हम चीज़ों को, पॉइंटों को मेंशन करते हैं तो पहले एक्स वाले वैल्यू रखते हैं, फिर बाद में वाई वाली वैल्यू रखते हैं। एक्स वाली वैल्यू को हम कहते हैं एफ सी का, एफ सी सा, हिंदी में इसे भुज कहते हैं, है ना। और जो वाई वाली वैल्यू है इनको ऑर्डिनेट्स कहते हैं, ऑर्डिनेट्स कहते हैं, हिंदी में से कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, तो ये भुजा होगी, भुज हो गई, और ये मेरा कोटि हो गया, है ना। ये कोई ना कोई ढंग से मिल जाएगा जो, ये देखिए वो आपसे चल, ये वाला
तो मेरे बच्चों ये एफसी का और ऑर्डिनेट को मिला के जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, उसको मिला के जो तैयार होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। और चूंकि हम ये ज्योमेट्री वाली हिस्से पढ़ रहे हैं, इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो आप हेडिंग डाल लेंगे कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ एक्स वाले वर्टेक्स की भी वैल्यू प्लस होती है, वाई वाले की भी। यहाँ एक्स वाले की तो नेगेटिव होती है माइनस, लेकिन वाई वाले की प्लस होती है, तो माइनस प्लस। यहाँ एक्स वाला भी माइनस और वाई वाला भी माइनस, तो माइनस माइनस। बेसिक बातें मैं ऐसा मान लेता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आपको आती भी होंगी और आनी भी चाहिए। यहाँ एक्स का प्लस वाई का माइनस, तो ये प्लस माइनस। बहुत बार ऐसा भी सवाल पूछा जाता है एमटीएस लेवल पे कि आप ये बताइए कि माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट का हिस्सा होता है। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट का हिस्सा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफसी का यानी जो भुजा है, एक्स है, भुज है जो, वो माइनस हो और वाई प्लस हो, वाई प्लस हो एक्स माइनस। तो आप कहेंगे जी एक्स माइनस इधर होता है और वाई प्लस इधर होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की चर्चा यहाँ पे करने लग रहा है। ये आ सकता है ना, लगाइए जरा पेन ड्राइव से। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? लगा यहाँ पे, एक मिनट रुक, इसको पहले वाइट करना पड़ेगा ना। चलो वो तो बैकग्राउंड तो बाद में वाइट हो जाएगा। आ रहा ठीक है, कोई ना, इतने में बच्चे समझ जाएंगे। हाँ ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है, बस 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 बस, मज़ा आ गया। ठीक है, देखो यार, तुम बेसिक चीज़ समझ लो, इसके लिए ही ये प्रयास किया गया है और इसके बदले में कुछ नहीं है यहाँ। देखिए यार, अगर आप समझ पाए तो ये हमारा ग्राफ बनता था। इस वाली लाइन को हम कहते थे एक्स एक्सिस, इस वाली लाइन को हम कहते थे वाई एक्सिस, है ना। और हमने कॉपी में स्कूल में बहुत पढ़ा है, छोटी छोटी ये लाइनें रहती थी हरे हरे रंग वाली, इधर 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 काटती थी। इसका मतलब ये होता था कि अगर यहाँ ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस 1 यूनिट है और मुझे मान लीजिए कोई पॉइंट रखना है 515, तो इसका मतलब होता था कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। तो ये कैसे रखते थे, x की वैल्यू 1 यहाँ है, y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 यहाँ। तो 5 के सामने ये वाली लाइन और 1 के सामने ये वाली लाइन, जहां ये दोनों टकरा रही होंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे 15। आया ना दोस्तों, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? मैं आपको कहूं कि 3 और 6, बताइए कहाँ आएगा? तो इसका मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, तो x की 3 आई यहाँ और y की वैल्यू 6 होगी यहाँ, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3 6। आया ना मेरे बच्चों? तो इस तरीके से हम वहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट किया करते थे। अब हमें ये काम नहीं करना है, हमें तो बस बेसिक समझ को समझना है कि बेसिक समझ क्या कहती है। तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव नेगेटिव। हमेशा x वाला वर्टेक्स पहले लिखा जाता है, y वाला बाद में लिखा जाता है। x वाले को हम एप्सिका कहते हैं, भुज कहते हैं, और y वाले को हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं। बहुत बार ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा जहां आपको ये कह देगा, जहां आपको वो ये कह देगा कि भाई इफ एप्सिका इज -3 and ordinate is -6 of a point P, of a point P, of a point P, then P lies in which vertex? Then P lies in which vertex? In which quadrant? हिंदी में देखिए, और बहुत बेसिक चैप्टर है भाई, और अभी मैं स्टार्टिंग में पढ़ा भी बेसिक बेसिक बातें रहा हूँ, तो कतई हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना फंसना, समझने पे ध्यान लगाना। इसका मतलब है कि इफ एप्सिका इज -3 एंड ऑर्डिनेट इज -6, मतलब x की जो वैल्यू है वो है -3 और ऑर्डिनेट यानी y की जो वैल्यू है वो -6 है ना।
तो एक्स वाई जो है ये -3 और -6 बना, तो पूछ ही रहा है कि बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो -3 और -6 यहां होगा। क्लियर है? हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव होता है, तो हम कहेंगे क्या कि भैया ये जो पी पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। मानते हैं कि नहीं मेरी बात को? बहुत बढ़िया से। अब आइए आगे। अब मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं यार, कोई पॉइंट है एक्स वाई, लेट्स से ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, ये कोई पॉइंट है एक्स वाई। ये एक्स वाई लिखने से क्या समझ में आता है? तो एक्स वाई लिखने से ये बात समझ में आती है मेरे दोस्त कि ये वाली वैल्यू जो होती है ये एप्सिका को रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी ओरिजिन से इस मतलब इस पॉइंट की लेंथ दिखा रही होती है। अगर एक्स है तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी हम उसको डिनोट करेंगे किससे? एक्स से। और वाई डिनोट कर रहा होता है यहां से इस पॉइंट की दूरी यहां तक की, तो ये लेंथ होगी वाई। मेरी बात आप समझ पाए या नहीं? आए ना? समझाता हूं ध्यान। मान लीजिए एक्स वाई की जगह मैंने यहां पॉइंट लिख दिया 3 और 7। अब इसका अर्थ बताइए क्या हुआ? तो इसका मतलब बना कि x की वैल्यू 3, यानी इस पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो लेंथ होगी ये 3 होगी। तो y की वैल्यू 7, तो मतलब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो लेंथ होगी ये 7 होगी। यहां से यहां तक की लेंथ 7 होगी। इसका मतलब ये जो हाइट है ये 7 है और ये जो लेंथ है ये 3 है। ये एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल के बताइए क्या होगी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि भाई 3 का वर्ग जमा 7 का वर्ग है ना। तो यहां से हम इस बात को समझने में शायद सक्षम हो पाए कि अगर ये कोई कार्टेशियन प्लेन है और ये ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी निकाल के बताइए क्या होगी, और उस पॉइंट के वर्टेक्स मान लो एक्स और वाई है, तो आप कहेंगे एक्स का मतलब है अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये जो लेंथ होगी ये बेसिकली एक्स को बता रही है, और वाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। तो ये एक्स है ये वाई है, तो ये वैल्यू निकाल देंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। क्या होगी मेरे छात्रों? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। है ना? तो हम यहाँ से ये समझ पाए कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस of a point P इसके वर्टेक्स एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन, हिंदी वाले भी समझ लें, ओरिजिन को मैंने हिंदी में लिखवाया था मूल बिंदु, और तुम बिल्कुल मूल ही मत बने रहो कि हिंदी में ही पढ़ेंगे, नहीं, बातों को धीरे धीरे समझो कि किसी बिंदु P जिसके वर्टेक्स एक्स वाई, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो आप हमेशा कहेंगे कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। आए ना? क्लियर है? बात आगे समझ में? अब इस पे सवाल लेते हैं, कैसे लिए जाएंगे सवाल। देखिए क्वेश्चन लिखेगा ऐसे, द डिस्टेंस, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज 5, फाइंड एक्स। हिंदी में भी समझाता हूं क्या लिखा है मैंने ये लिखा है कि किसी बिंदु P जिसके वर्टेक्स x और 4 है, जिसके वर्टेक्स x और 4 है, इसकी ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से जो दूरी है मेरे बच्चों वो 5 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो आप कहेंगे सर अभी हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने का सूत्र है वर्गमूल में जो उसके वर्टेक्स एक्स वाई है, तो x का वर्ग जमा y की जगह 4 है तो 4 का वर्ग बराबर होगी ये डिस्टेंस, ये है 5, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तभी तो वर्गमूल हटा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। बाकी आप धीरे धीरे सारी बातें समझते हैं, ट्रिपलेट लग रहा था 3 4 5, तो आप सीधा सीधा निकाल देते हैं, लेकिन अभी घबराने की बात नहीं, धीरे धीरे बातों को सिर्फ समझना है, कोई जल्दबाजी हमको यहाँ नहीं दिखानी, बेसिक बातों को समझना है ना। ऐसे कितने भी सवाल बोले आप आराम से कर लेंगे।
मैं आपको ये कहूं कि यार ओरिजिन से किसी पॉइंट पी की दूरी बताइए, अगर पॉइंट के वर्टेक्स -3 और -6 बताइए, तो भी सूत्र यही लगेगा कि सर -3 का यानी 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36, 36 और 9 और 6 15, 45, √45 इसका आंसर है ना। तो क्या आप इस बात को अच्छे से समझ गए कि किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है उसका सूत्र क्या होगा, अगर उस बिंदु की वर्टेक्स दे रखे हैं हमें तो, है ना। अब थोड़ा आगे, ये कहानी तो थी मेरे बच्चों कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। अब हम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हम चर्चा कर रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करते हैं। अभी तक जो था वो केवल मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पर चर्चा थी। अब चर्चा हो रही है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं से के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई भी दो बिंदु है, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, और समझने की कोशिश करनी, भागने की नहीं। ये कोई पॉइंट ए है, इसके वर्टेक्स है मान लीजिए x1, ये कोई पॉइंट है ए बेटा, इसके वर्टेक्स है x1 y1। ठीक है, एक पॉइंट और है मान लीजिए यहाँ बी, इसके वर्टेक्स है जी x2 y2। क्लियर है, एक पॉइंट ए है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है x2 y2। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करें समझिए। तो ए की ए x1 है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींच दूं तो ये दूरी है x1, मानते हैं, और ये दूरी है भाई y1। किसी भैया कोई आपत्ति है यहां तक? नहीं। अगर मैं यहां की बात करूं तो ये x2, x2 का मतलब यहां से यहां तक की दूरी है x2, ये दूरी है x, ये y2 है, यानी ये डिस्टेंस है y2। क्या मैंने पॉइंटों का सही रिप्रेजेंटेशन किया है या नहीं? आप कहें जी कुछ भी हो सकता है x1 y1, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें वेरिएबल ही लिया, कोई वैल्यू नहीं रख के समझा रहा फार्मूला। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ और समझ सोच के बताना, अगर मैं इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच दूँ तो आप कहेंगे कि सर ये लाइन x2 है, ये लाइन x1 है, तो ये लाइन क्या होगी? तो ये होगी जी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये रेखा होगी जी x2 माइनस x1। ये लाइन भाई y2 है, ये लाइन y1 है, तो ये रेखा क्या होगी जी y2 माइनस y1, है ना। अब आपके पास ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए बी की डिस्टेंस। तो भैया मेरे ए बी की जो दूरी होगी वो क्या होगी? वो होगी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगी ना कि इस भुजा का वर्ग जमा इस भुजा का वर्ग का वर्गमूल ये दूरी होगी। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं की जो दूरी है उसको निकालने का ये सूत्र है। आराम से समझे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आप सहमत हैं जो पढ़ाया? अगर हाँ तो कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी वेयर जी बताएं। यहाँ ए ये है और बी ये,
तो मेरे बच्चों फार्मूला लगाएंगे तो आप कहेंगे y2 माइनस y1 नो -7 प्लस x2 माइनस x1 तो 3 -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो, -3 करोगे तो ऐसा। तो देखिए यार 9 में से 7 गया 2, 2 का वर्ग 4, 3 और 3 6, 6 का वर्ग 36, 36 6 40, तो उत्तर आ गया 40। आए ना मेरे भाई, उत्तर आ गया कितना 40। एक और सवाल ले लेते हैं यहीं से। ए जो पॉइंट है इसकी वैल्यू है 0,9, बी जो पॉइंट है इसकी वैल्यू है 7 -8। बताइए जी ए बी की दूरी क्या होगी, ए बी की दूरी क्या होगी बताइए, थोड़ा फास्ट बताइए ना, आसान आसान से तो है, हाँ टाइम टेकन लग रहे हैं। तो आप सेम वही फार्मूला एग्जीक्यूट करोगे भाई, इसकी दूरी तो √40 थी, और थोड़ा सा मन मन में करना शुरू कर दिया होगा, वही हमको चाहिए। कैसे कि भाई x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 तो -8 -9 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1, x2 7 -0 इसका वर्ग, तो 8 और 9 17, 17 का वर्ग 289 और 7 का वर्ग 49, जोड़ोगे 9 9 18, 8 4 12 और 1 13, 2 और 1 3, तो लेंथ आएगी जी √338, 338। समझ रहे हैं कि नहीं? अब आगे बताइए एक और। ये कोई पॉइंट है 5 -1 एंड बी कोई पॉइंट है 6 2। बताइए जी डिस्टेंस क्या होगी। तो आप यहाँ फार्मूला लगाएंगे भाई वही वाला, तो आप कहेंगे जी y2 माइनस y1, दो माइनस करेंगे, -1 तो आएगा 3, 3 का वर्ग 9, x2 माइनस x1, 6 में से 5 गया भैया 1, 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10, 10 का वर्गमूल आ गया भैया √10, तो आंसर आ गया जी √10। किसी भैया को कोई आपत्ति है? अब आगे आपसे सवाल पूछा जाएगा ऐसे, सवाल में लिख देगा कि ये वैल्यू है जी √2, ये पॉइंट है 6 1, ये है 5 और ये है y। कहेगा जी y की वैल्यू बताइए क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ये 6255, तो y की वैल्यू बतानी है अगर इनकी डिस्टेंस √10 है। करिए जी, अति धीरे धीरे चल रहे भाई, बेसिक से बिल्कुल जीरो वाली चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ ताकि हर बच्चा समझ पाए। हाँ है ना, तो आप कहेंगे देखिए सर फार्मूला लगाएंगे यहाँ, तो y2 माइनस y1 तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर है √10, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 5 में से 6 गया 1 का वर्ग 1 और ये आया 10, एक उधर जाएगा 9, तो y माइनस 2 का जो स्क्वायर है मेरे भाई ये आएगा 9, और 9 को लिख देंगे 3 का वर्ग, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो वर्गमूल निकालोगे तो y माइनस 2 की जो वैल्यू है, इसको 9 ही लिख देता हूँ, तो दो वैल्यू आएंगे, एक +3 आएगी और एक केस में -3 भी आएगी, तो दो आंसर आने। तो यहाँ देखोगे तो y की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि -2 उधर जाके प्लस, और यहाँ उधर जाएगा प्लस होगा तो y की वैल्यू 5। तो दोनों आंसर सही है, y इक्वल टू 5 भी सही है और y इक्वल टू -1। यही बेसिकली आपसे पेपर में सवाल पूछेगा।
आइए जी आगे। थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर such that AC equals to BC. फाइंड एक्स। कहता है ये ए बी और सी तीन पॉइंट इस तरह से है कि ए सी बी सी बराबर है, तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या होगा दोस्तों, करिए। आइए मित्र मंडली समझिए। कह रहा है जी ए सी, ए पॉइंट है 0.5 और सी पॉइंट है x7। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगी y2 माइनस y1, 7 में 5 गया 2, 2 का वर्ग 4, x2 माइनस x1, x में से 0 गया x, तो x स्क्वायर बराबर बी सी। तो बी की पॉइंट है भैया क्या, बी है -5 तो भैया इन दोनों को बी सी निकालोगे तो देखो y2 माइनस y1, तो एक में से अगर आप 7 घटाएंगे तो -6, 6 का वर्ग 36 और -5 माइनस एक्स करेंगे तो -5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही होगा बेटा, कुछ और होगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल यही सब होने वाला, -5 x2 माइनस x1। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये डायरेक्ट 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर 36। यहाँ आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो सीधा 5 प्लस एक्स समझे, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का और 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 10 एक्स। आप मेरे बच्चे सोल्व करने बैठोगे जब यहाँ बातों को, तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू इससे कट गई है ना। तो 36 और 25 कितना हो गया भाई, हद मचा दी यार। 3 2 5 61, 61 में से 4 घटाओगे तो ये आएगा 57। तो 10x की वैल्यू जो है वो -57 है। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, तरीका मैंने सिखाना है। तो x की वैल्यू आई -5.7। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? हाँ है ना? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आई मेरे भाई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल ने कहा था कि AC और BC आपस में बराबर है। देखिए यार, आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी, जब आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी तो वहां पे आपने एक टर्म पढ़ी होगी कुलीनियर। कुलीनियर पॉइंट्स हिंदी में कहते हैं संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु यानी ऐसे बिंदु जो संरेख यानी एक सीधी रेखा में आते हैं, हाँ है ना, जो एक सीधी रेखा में आते हैं। जैसे ये ए है, यहाँ कोई पॉइंट है बी और यहाँ कोई पॉइंट है सी। क्लियर है दोस्तों? यहाँ कोई पॉइंट है सी। अगर किसी कोई दो मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो बहुत बार आपको ये कह देगा कि ए की वैल्यू है कुछ भी, जैसे 0.5 ही मैंने ले दिया, बी की वैल्यू है x6, सी की वैल्यू है 5.9। कुछ भी कह देगा आपको, जो उसका मन करेगा वो कह देगा, हाँ है ना, कुछ भी ले आएगा। अब आपसे ये कहेगा कि x की वैल्यू निकाल के बताइए।
तो मेरे बच्चों एक तरीका और है स्लोप निकाल के बताने का, वो भी अब चर्चा करेंगे थोड़े वक्त के बाद तो समझाऊंगा। अभी हम डिस्टेंस फार्मूले से ही इस बात को समझेंगे। तो जब ऐसी बात हो तो आपको ये पता है कि अगर ये कोलिनियर है तो जो लेंथ ए बी की होगी, जो लेंथ बी सी की होगी, वही लेंथ ए सी की भी होगी। क्या इस बात से वाकिफ हैं आप कि भाई अगर ये कोलिनियर है तो मतलब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो ये लाइन जमा ये लाइन बराबर होगी ये लाइन। यही हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है। तो ए बी की वैल्यू रखो, बी सी की वैल्यू रखो, इक्वल टू ए सी कर दो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ई बी की लेंथ कैसे निकालें, बी सी की कैसे निकालें, ए सी की कैसे निकालें, ये चर्चाएं हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि पेपर में आपसे कोलिनियर पॉइंट अगर बोला जाए तो आप उसका अर्थ समझ गए होंगे, है ना। अब आगे आते हैं। तो अभी हमने चर्चा करी कि किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या सूत्र है। अब हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये बातें हो चुकी, यहीं पे चर्चा लेते हैं आगे। एक शब्द होता है पोलर फॉर्म। ऑफ ए पॉइंट, पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट, बिंदु का ध्रुवीय रूप। इस पे एक ही सवाल आया है इसलिए ये कराना पड़ रहा है। ध्रुवीय रूप, देखिए मेरे बच्चों दो तीन बातें उसको समझ के फिर इस पे आ। एक बात है संबंध, शब्द को तो आप अच्छे से जानते हैं। संबंध बहुत सारे बच्चे इसे लिखना भी नहीं जानते, शायद मैं भी गलत लिख रहा हूं। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेशनशिप। संबंध हिंदी में कहते हैं। इसी बात को समीकरण भी बोला जाता है, इक्वेशन भी कहते हैं हम इसी को। इसी बात को हम रूप भी कहते हैं, फॉर्म भी कहते हैं, और बड़े नामों से जाना जाता है। यानी किसी संबंध का एक रूप दिखा देना, एक रिलेशनशिप दर्शा देना, यही हमारी इक्वेशन कहलाती है। जैसे मैं कहूं मेरी और मेरे भाई दोनों की उम्र का जो योग है, मेरी और मेरे भाई की दोनों की उम्र का जो योग है वो भैया 75 साल है। मेरी उम्र मेरे भाई की उम्र के योग 75 साल है। मेरी उम्र और मेरे भाई की उम्र का योग 75 साल है। मैंने ये एक संबंध बना दिया, ये मैंने एक इक्वेशन बना दी, ये एक इक्वेशन बना दी, ये मैंने एक समीकरण बना दी। समीकरण क्या होती है, आप सिर्फ इतनी बातों पे समझिए कि ऐसा कोई भी रूप, ऐसा कोई भी रूप जो चीजों के बीच में संबंध दर्शा देता हो वो समीकरण कहलाती है, है ना। जैसे गीता रीता की 4 गुना है, गीता रीता की इनकम का 4 गुना कमाती है ना। गीता की उम्र रीता की उम्र का 4 गुना है, या गीता रीता से 4 गुना ज्यादा काम करती है, या 4 गुना काम करती है। तो यहां पे हमने गीता और रीता के बीच में एक संबंध दिखा दिया, है ना। तो दो या दो से ज्यादा चीजों में हम कोई रिलेशनशिप शो कर देते हैं किसी फॉर्मेट के द्वारा, किसी रूप के द्वारा, तो उसे हम इक्वेशन कहने लग जाते हैं, है ना। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा इक्वेशन सेटिस्फाइज और इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। तो ये क्या कहानी, उसको भी चर्चा में लेते हैं। इक्वेशन सेटिस्फाइड और इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। जैसे मैं कहूँ कि यार मेरी उम्र है मान लो 30 साल और मेरे भाई की उम्र है 40 साल, तो बताओ क्या मैं सच बोल रहा हूँ, क्या मेरे सच होने की प्रायिकता है, संभावना है या। तो आप कहोगे देखिए सर एक इक्वेशन है, मेरी उम्र अगर 30 ले लें और भाई की उम्र 40 ले लें तो दोनों का जोड़ तो 75 नहीं बन रहा, इसका मतलब सर आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में संबंध तो था 75 साल की उम्र का और आपका बना रहे हो 70 साल का, यानी सेटिंग नहीं बैठी मामले की। तो जो रिलेशनशिप होता है वो एक इक्वेशन को फॉर्मेट कर देता है, और जो जो चीजें, जो जो रिलेशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता चला जाएगा हम उसे संभावितों में मानते चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही किसी सर्कल पे, ऐसे ही किसी सर्कल पे, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, एक कार्टेशियन प्लेन है और यहां मान लीजिए मैंने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं ये कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया,
और ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो मेरे बच्चों, इस सर्कल के ऊपर ये सेंटर हो गया, ओरिजिन मैंने इसका सेंटर लिया, 0 0 इसका सेंटर हो गया। तो इस सर्कल का कोई भी एक इक्वेशन बना देनी है मैंने, कोई एक इक्वेशन दिखा देनी है जिससे मैं इसकी सारी सरकमफ्रेंस पे जितने पॉइंट आएंगे उसको रिफ्लेक्ट कर पाऊं। लेट्स से यहां कोई पॉइंट है P, लेट्स से यहां पे कोई पॉइंट है P पॉइंट के हम वर्टेक्स मान लेते हैं XY। मतलब ये X और Y कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी पॉइंट हो सकते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो सर्कल पे, तो उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो इक्वेशन है, उसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो जैसे आप जानते हैं ये XY है, तो हम इस बात को अच्छे से खूबसूरती से जानते हैं कि सेंटर से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो निकाली जा सकती है, और उसका सूत्र होगा x² + y²। ये सबसे शुरुआत में आज चर्चा की थी, है ना दोस्तों? और सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की लेंथ को ही हम रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस आ गई, है ना दोस्तों? अब एक बात बताओ, अगर ये XY है तो मैं यहां से अल्टीट्यूड डाल दूं तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये लेंथ x है और ये लेंथ मेरे बच्चों y। ये लेंथ x तो ये लेंथ y, इसी को तो रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, अब ध्यान ये रखिए कि r किसे रिप्रेजेंट करने लग रहा है, तो आप कहेंगे कि सर r जो है वो रिप्रेजेंट करने लग रहा है रूट में x² + y², रूट में x² + y² को। अब एक बात बताइए, मैं अगर आपसे यहां पूछ लूं कि y क्या होगा, y/r किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे यार ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये तो साइन हो गया, तो y जो होगा वो साइन थीटा होगा। यानी y की वैल्यू आ गई r sin थीटा, है ना? और मैं कहूँ यार x/r क्या होगा, तो आप कहोगे जी एंगल के साथ वाला बेस है, ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस/हाइपोटेन्यूस हो गया कोस, ये कोस थीटा, तो सर x की वैल्यू आ गई r कोस थीटा। तो मेरे बच्चों, इस P पॉइंट की जो पोलर फॉर्म होगी ना, वो x की वैल्यू क्या है, r कोस थीटा, और y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा। ये इस पॉइंट की पोलर फॉर्म होगी, यानी इस बिंदु का ध्रुवीय रूप होगा। यानी ये बिंदु कितना भी इस ध्रुव पे घूमता रहेगा तो उसका रूप यहां होगा, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो ये कोण बढ़ता चला जाएगा, ये कोण धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो ये कोण बढ़ता चला जाएगा, रेडियस हर जगह बराबर ही रहनी है। तो कोई भी पॉइंट होगा ना, यहां पे भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां होगा तब भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां होगा तब भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पॉइंट का पोलर फॉर्म क्या होती है, तो वो रहती है आर, आर का मतलब रेडियस, कोस थीटा, आर साइन थीटा। सवाल कैसे पूछे जाते हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं अभी 2 मिनट बाद, लेकिन पहले आप इतनी बात को समझ लें, एक बार इतनी बात को समझ लें। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आइए मैं, सवाल ऐसा आएगा, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट 1 1। किसी बिंदु 1 1 का ध्रुवीय रूप ज्ञात करें, बताइए, ये आपका सवाल होगा।
देखो यार, अभी मैंने समझाया, कोई भी पॉइंट है, एक बार डिटेल और समझा देता हूँ। कोई भी पॉइंट है, लेट से ये कोई पॉइंट, अगर इस पॉइंट के वर्टेक्स 1 और 1 दे रखे हैं तो इसका मतलब ये लेंथ 1 है बेटा, ये लेंथ 1 है, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे जी निकल जाएगा, ये एक और एक, ये तो 45 डिग्री पे ही होता है, तो इसका मतलब ये एंगल 45 है ना। ये एक तो ये लेंथ आ जाएगी √2, √2 हमारी रेडियस हो गई, बताया भी था कि रेडियस जो होगी वो x² + y² होगी, है ना। फिर मैंने कहानी आपको पिछले ही सवाल में समझाई थी मेरे बच्चों कि पोलर फॉर्म जो होगी वो r cos थीटा r sin थीटा होती है ना। तो हमारे पास भैया जी ये क्या कर डाले, हाँ, तो पोलर फॉर्म होनी थी r cos थीटा r sin थीटा। तो r की वैल्यू है जी √2 और cos थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। r की वैल्यू √2 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ये हमारी पोलर फॉर्म है ना, यानी ये इस पॉइंट की क्या होगी मेरे बच्चों, पोलर फॉर्म होगी। पक्का इसी तरीके से इस पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करें। एक सवाल और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द पोलर फॉर्म या पोलर ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बताओ जी, 1 और √3। देखिए यार, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट दिस, कैसे सोल्व किया जाए, ध्यान। आपको पता है पहले एंगल निकालना होगा, तो ये जो पॉइंट है ये इसके वर्टेक्स है 1 और √3, इसका अर्थ हुआ कि ये यहाँ से अगर अल्टीट्यूड डालते हैं तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ √3 है, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है थीटा। तो निकाल सकते हैं एंगल के सामने वाला √3, ये एक, तो ये लेंथ कितनी हो गई 2, है ना। तो यानी थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों जो आएगी यहाँ से वो कितनी निकल के आएगी, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री होगा तभी √3 होगा, एक होगा, तो थीटा 60 आ गया, तो इसकी पोलर फॉर्म होगी r cos थीटा। सॉरी, r भी तो निकालना है। तो r मेरे बच्चों यहाँ वैसे ही आपको पता है r की वैल्यू क्या होनी है, x² 1 का वर्ग √3 का वर्ग 3, 3 और 1 4, 2 आएगी। वैसे भी जानते हैं 1 और √3 है तो 2 आनी थी। तो पोलर फॉर्म होगी 2 cos 60 डिग्री और 2 sin 60 डिग्री। यार पिछले वाले सवाल में मैंने 30 डिग्री लिख दिया था, जबकि वहाँ था एंगल 45, है ना। यहाँ था 45, मैंने गलती से 30 लिख दिया, सॉरी, तभी बच्चे कह रहे हैं। तो एंगल था भाई 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री आएगा, सॉरी मेरे भाई, और ये भी 45, सॉरी। क्लियर है। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट की पोलर फॉर्म हम निकालते हैं। अब हम आगे चलते हैं मेरे बच्चों और अगला ज्ञान लेते हैं कि हाउ टू गेट, देखिए अब एक आता है पॉइंट इंटरसेक्शन फार्मूला। पॉइंट इंटरसेक्शन फार्मूला, देखिए जी, दो होते हैं, एक होता है इंटरनल
और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, यानी एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। ठीक है, पॉइंट इंटरसेक्शन फॉर्मूला मतलब किसी लाइन का अंतः विभाजन और किसी लाइन का बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन का मतलब ये कोई लाइन है तो ये कोई पॉइंट है, बताइए इस लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है। बाह्य विभाजन का मतलब ये कोई लाइन है और यहाँ कोई पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट इस लाइन को किस अनुपात में बांट रहा है, यानी ये रेशियो इस टू ये रेशियो क्या। ठीक है जी, तो हम कहेंगे ये इसको बाहर रह के बांट रहा है, ये पॉइंट इसके अंदर आके बांट रहा है। तो दो फार्मूले हो गए, एक पॉइंट इंटरनल इंटरसेक्शन वाला हो गया और एक एक्सटर्नल इंटरसेक्शन वाला हो गया। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करते हैं इंटरनल की, तो समझिएगा ध्यान से, फिर आगे बात करेंगे और बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हम। बहारों फूल बरसाओ, किसी का तो महबूब आया। क्या भैया, आज ये लाइनें सीधी हो गई। अब कहानी क्या है जी वो समझिए। अब चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है ए बी, मान लीजिए कोई लाइन है ए बी, मान लीजिए कोई लाइन है ए बी, ये कोई लाइन है दोस्त ए बी। ठीक है, ये कोई लाइन है ए बी, एक है ए, एक है बी। ए के जो वर्टेक्स हैं वो रख लेते हैं x1 y1 और बी के वर्टेक्स रख लेते हैं x2 y2। है ना, अब मैं आपको कह रहा हूं कि यार इसको, यहां कोई पॉइंट है सी, यहां कोई पॉइंट है सी और सी के वर्टेक्स हैं एक्स वाई, सी के वर्टेक्स हैं एक्स वाई, और मैं कह रहा हूं कि जी ये जो सी पॉइंट है ये लाइन ए बी को m/n में बांट रहा है, मतलब ए से सी की लेंथ अगर m अनुपात रिप्रेजेंट कर रही है तो सी से बी की लेंथ n के अनुपात में रिप्रेजेंट। सवाल में मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए फिर सी जो पॉइंट है इसके वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे बच्चों। एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं, ठीक है ना, इस पॉइंट को इससे मिला दूं और इस पॉइंट को इससे मिला दूं, तो ये तीनों स्ट्रेट लाइनें होंगी, और ध्यान रखना ये तीनों ही लाइनें आपस में पैरेलल भी होंगी। ये तीनों स्ट्रेट हैं, ये तीनों स्ट्रेट लाइनें और तीनों ही आपस में पैरेलल भी। है ना, हम अच्छे से जानते हैं कि ये पॉइंट x1 y1 है, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये x1 है, ये xy है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये यहां से यहां तक की लेंथ y है। हम ये बात भी जानते हैं कि ये जो लेंथ है, अरे यार ये लेंथ x है और ये लेंथ मेरे बच्चों x2 है। क्लियर है मेरे भाई। अगली बात, ये लेंथ है y1, ये वाली लेंथ है y और ये वाली लेंथ है y2। है ना, y1 y और y2। क्या किसी भैया को दिक्कत है? अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भाई को? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रॉपर आ रही है। अब एक बात बताओ, अब मैं कह रहा हूं तुमको कि भैया इसके पैरेलल हमने बेस के पैरेलल एक लाइन यहां ये खींच दी। ठीक है, एक लाइन हमने यहां खींच, ये दो लाइनें हमने पैरेलल खींच दी। तो मेरे बच्चों ये लेंथ है y1, ये लेंथ है y, तो ये वाली लेंथ आएगी y माइनस y1। ये है x, ये है x1, ये लेंथ है x, ये है x1, तो ये वाली लेंथ होगी x माइनस x1। ये लेंथ है x2, ये लेंथ है x, तो ये वाली लेंथ आएगी x2 माइनस x।
x2 माइनस एक्स, है ना। ये y2 है, ये पूरी y है, तो ये लेंथ आएगी y2 माइनस y, है ना। ये इस पे राइट एंगल होना है, ये इस पे राइट एंगल होना है, क्योंकि ये यहाँ 90 बना रहा हूँ। एक बार इतनी बात को समझिए, फिर आगे बात बढ़ा। आइए बच्चे आगे। अब मेरे बच्चों ये दोनों ही ट्रायंगल हैं, आपस में सिमिलर हैं, ये वाली और ये वाली। कैसे? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इस बराबर होंगे, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो सेम होगा। जैसे इस डबल एंगल के सामने वाली साइड है x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, और यहां डबल एंगल के सामने वाली साइड है x2 माइनस एक्स। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गई, और इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अगर इन साइड का रेशियो m/n है तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो m/n ही होगा, है ना। तो क्रॉस करेंगे तो nx माइनस nx1 mx2 माइनस mx। यहां से भैया x, ये चीज इधर आएगी तो प्लस की होगी, x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा n, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस होगी, तो ये m, ये mx2 प्लस nx1। x की जो वैल्यू होगी वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो जाएगी। भैया बटे ही तो आया। अरे हाँ ना, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्लियर है कहानी यहाँ तक? आगे आइए। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम मेरे भाई मैं आपको कह दूं कि यार ये सिंगल एंगल के सामने वाली साइड y माइनस वाई वन है, सिंगल एंगल के सामने वाली साइड y माइनस वाई वन है, और यहां सिंगल एंगल के सामने वाली y2 माइनस वाई, और ये रेशियो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का m/n ही रहेगा, चाहे कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले ले। इसे मेरे भाई सोल्व करोगे तो ऐसे ही y निकालोगे तो वो आएगा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, आए ना। तो आया m प्लस n। इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा, तो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, और यही तो हमें चाहिए था कि यार इस लाइन को, इसके एक दो ये वर्टेक्स है, इसके वर्टेक्स है, और इस पॉइंट के वर्टेक्स क्या होंगे जो इस लाइन को m/n के रेशियो में बांट रहा होगा। तो हमने माने थे xy, तो xy की वैल्यू आ गई हमारे पास, हाँ है ना। अब मैं इसे सिंपली समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा था। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है, मान लीजिए दोस्तों ये कोई लाइन है, और इस लाइन के ऊपर ये कोई पॉइंट है a, इसके वर्टेक्स है x1 y1, ये कोई पॉइंट है b, इसके वर्टेक्स है x2 y2, और यहां कोई पॉइंट है। इस पॉइंट ने इस लाइन को किस अनुपात में बांटा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, और मैं मान लीजिए m/n के रेशियो में कह दे रहा हूं कि यार ये पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन को m/n के रेशियो में बांट रहा है। तो बताओ यार इस पॉइंट के वर्टेक्स क्या होंगे? तो इस पॉइंट के वर्टेक्स होंगे मेरे बच्चों क्या, mx2 प्लस mx1। देखो अभी पीछे ही समझाया था, यहाँ mx2 प्लस nx1 प्लस अपॉन m प्लस n, यानी हमें करना ये है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। याद कैसे रखे ध्यान दीजिए, m को x2 से भी गुना करना है और y2 से भी, तो देखो mx2 my2, और मेरे भाई n को x1 से भी गुना करना और y1 से भी, तो nx1 ny1, और बटे में m प्लस n। ये रहेगा हमारा इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्शन, ठीक है। पॉइंट इंटरसेक्शन फॉर्मूले में इंटरनल बाइसेक्शन,
बात पल्ले पड़ी कि नहीं भाई? पड़ी? आई आगे। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाने उस पर चर्चा करते हैं। पहले 3-4 चीज़ों की प्रैक्टिस कराता हूँ कि ये कोई पॉइंट है ए, 2 - 9, ये कोई पॉइंट है 6 और 11, और मैं कह रहा हूँ यार इस पॉइंट के वर्टेक्स बताओ क्या होंगे अगर इस पॉइंट ने इस लाइन को 2:3 के रेशियो में बांटा। तो बताइए इस पॉइंट के वर्टेक्स क्या होंगे? तो देखिए यार मेरे बच्चों, तरीका समझाया था मैंने, क्या है आपको क्या करनी है। 3 को इससे भी करना है, 2 को इससे भी और इससे भी करना है। कैसे? जैसे मान लीजिए 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, फिर 2 6 12, बटे में 2 और 3 5, फिर 3 9 27 और 2 11 22, बटे 3 और 2 5, 12 6 18 बटे 5 आएगा बाबू ये, और ये 49/5। ये मेरा आंसर है 18/5, 49/5। क्लियर है जी यहां तक की बात है? बताओ यार, यहाँ कोई पॉइंट है 3:1 के रेशियो में बांटा है। बताइए जिस पॉइंट के वर्टेक्स क्या होंगे? देखिए यार, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के वर्टेक्स हमको निकालने हैं अगर ये 3:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो तरीका ये होगा मेरे बच्चों, अभी सिखाया, एक को 2 से गुना करो, 2 एकम 2, फिर एक को -1 से करो, -1, फिर 3 को यहाँ करो, 3 5 15, यहाँ जोड़ दो, और 3 को 3 से करोगे -9, बटे में लिखेंगे 3 और 1 4, 3 और 1 4, बस ये आंसर 15 2 17/4, और ये आएगा -10/4। कटता होगा तो काट देंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। भाई फार्मूला क्या है? mx1 + n x2, फिर my1 + n y2, यानी ये क्रॉस ही तो हो रहे हैं और कुछ थोड़ी ज्ञान और लेते हैं सवाल, टेंशन ना लो। मान लीजिए 2 3 है, ये 4 5 है, और मैं इसे कहूं कि यार आप इसे बांट दीजिए 5:7 के रेशियो में। बताइए इस पॉइंट के वर्टेक्स क्या होंगे? इसे आप ऐसे कहेंगे कि सर 7 को 2 से गुना किया 14 आया, 7 को 3 से गुना किया 21 आया, अलग लिखता हूं, 5 को 4 से गुना किया 20 आया, और 5 को 5 से गुना किया 25 आया, और बटे में 7 5 12, 7 5 12, यह आएगा 34/12, कटता है काट दो, और यह आएगा 6 2 2 46/12। ये मेरा आंसर है।
आइए जी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि यार ये पॉइंट है -8 और 1, ये पॉइंट है 6 और 3, और ये कोई पॉइंट है, ये -1 और -2 या +2। तो मुझे ये बताइए कि इस पॉइंट ने इस लाइन को किस अनुपात में बांटा होगा, इस पॉइंट ने इस लाइन को किस रेशियो में बांटा होगा, ये आपको बताना। बताओ बेटा, इस पॉइंट ने इस लाइन को किस अनुपात में बांटा होगा, ये हमारा सवाल है। तो आप कहेंगे सर मान लेते हैं m/n के रेशियो में बांटा होगा। अगर m/n के रेशियो में बांटा है, m को 6 से भी गुना करेंगे 6m, और m को 3 से भी करेंगे 3m, फिर n को -8 से करेंगे -8n, और n को 1 से करेंगे तो n, और बटे में हर एक जगह m+n लिखें। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, अगर ऐसा है तो ये इस पॉइंट के वर्टेक्स है ये दोनों, और ओरिजिनली उसने वर्टेक्स दे रखे हैं, तो यानी 6m -8n अपॉन m+n की जो वैल्यू है ये है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6m -8n -m +n, उधर लाओगे तो 7m, और 8 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 9n। यही आया ना भाई। तो मैं आपसे कहूँ कि बेटा m/n का रेशियो बताओ क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 9/7। m/n का जो रेशियो आएगा सर 9/7। इसका मतलब इस पॉइंट ने इस लाइन को किस रेशियो में बांटा है, 9:7 के रेशियो में बांटा है। 9:7 के रेशियो में मेरे बच्चे इस लाइन को बांटा है। सॉरी, आवाज कट रही है। मुझे नहीं पता मैंने पॉइंट क्या लिए क्या नहीं, मैं तो एक तरीका सिखाया कि किस तरीके से ऐसे सवालों को आप सोल्व करते हैं, हाँ है ना। इसलिए हो सकता है गलत भी डाटा हो, लेकिन तरीका समझना। अब आगे आते हैं, इस पे लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे देता है। ऐसे देगा, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन x axis cut line x axis intersect the line AB where A is D6 and B is 5 -8। कह रहा जी ये बताइए कि किसी रेखा AB को x अक्ष किस अनुपात में काट रहा है, किसी रेखा AB को x अक्ष किस अनुपात में काट रहा है, ये आपको बताना है। ये हमारा सवाल है। तो इसके लिए आप सबसे पहले दो चीजें समझिए। पहली चीज ये कि मेरे बच्चे जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें सारी जगह यहाँ x एक्सिस रहता है और यहाँ पे y एक्सिस रहता है। बेसिकली x की सारी वैल्यू इधर ही रहती है और y की सारी वैल्यू इधर ही रहती है, और ये वाला जो पॉइंट रहता है, ये वाला जो पॉइंट रहता है ये होता है जी 0 0, यानी इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे बच्चे 0 5 बताइए कहाँ आएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 कहाँ आएगी, यहाँ कहीं होगी, और x की वैल्यू 0 यहाँ। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये 0 5 बोला जाए।
है ना। मैं आपसे कहूँ कि बताओ बेटा 2 जीरो कहाँ आएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2 यहाँ कहीं आएगा और y की वैल्यू 0 ही रहा, तो ये पॉइंट होगा 2 जीरो। तो आपने एक चीज़ यहाँ से महसूस करनी है, क्या महसूस आपको ये करना है कि x एक्सिस पे हमेशा ही y की वैल्यू 0 होनी है। अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिखो, आप इधर भी लिख लो, मान लो यहाँ ये -5 आया, तो ये -5 और 0 लिखेंगे। एक्स एक्सेस पे हमेशा ही y की वैल्यू 0 होती है और मेरे दोस्तों y एक्सेस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी x एक्सेस की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि x एक्सेस पे y की वैल्यू 0 है ना, और अगर y एक्सेस की बात हो रही है तो हम कहेंगे x की वैल्यू 0। बहुत बार इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि y एक्सेस या x एक्सेस को हम लिख देते हैं क्या, y इक्वल टू 0, और y एक्सेस को हम बतेरी बार लिख देते हैं x इक्वल टू 0। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। हम इस तरीके से इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब अगर हम यहां आते हैं सवाल पे, तो सवाल में कह रहा है जी ये कोई लाइन है ए बी, ए बी, ए के वर्टेक्स से 3 6, बी के वर्टेक्स से 5 -8। कहता है जी ये किसी लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, कोई लाइन अगर ए बी एक्स एक्सिस को काटेगी तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। x की तो पता नहीं, लेकिन y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस पे अगर कोई लाइन काटेगी तो वहां पर हर हाल में y की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब x एक्सिस ने इस लाइन को जहां पर भी काटा होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे भी काटा होगा x एक्सिस ने इस वाली लाइन को, तो वहां x की वैल्यू क्या होगी ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि y की वैल्यू क्या होनी है, 0। और यही सवाल में पूछ रहा है कि ये पॉइंट मतलब इसे किस रेशियो में बांट रहा है एक्स एक्सिस, इसे किस अनुपात में काट रही है। तो मान लेते हैं जी m/n के रेशियो में बांट रही है। तो तरीका होता है m को इधर भी n को इधर भी इधर भी। तो देखो m को 5 से करोगे 5m, m को 5 से किया और m को -8 से किया -8, फिर n को 3 से किया 3m और n को 6 से किया 6m बटे m+n। हाँ है ना। मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला वर्टेक्स 0 को, तो अगर ये वाली वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है मतलब -8m प्लस 6n अपॉन m+n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है जी, 0 को। तो -8m प्लस 6n, m+n को 0 से करोगे 0, -8m बराबर -6n, माइनस से माइनस 2 चौक 8 2 तिया 6, तो m/n का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/4। m/n का जो रेशियो आएगा 3/4 है ना। m/n का रेशियो 3/4 आएगा। इसका मतलब x एक्सेस ने लाइन ए बी को 3:4 में बांटा है। किस अनुपात में बांटा है भाई, 3:4। एक और सवाल लेते हैं। फाइंड द रेशियो in which line AB intersect line y एक्सिस। जरूरी नहीं y एक्सिस, बहुत बार x इक्वल टू 0 लिख देगा, y एक्सिस इंटरसेक्ट द लाइन AB वेयर a इक्वल्स टू, या a के यहाँ लिख देते हैं -5 और 9 और b के साथ लिख देते हैं 2 3। बताओ दोस्तों।
आइए दोस्तों, देखिए यार, ये कोई लाइन है ए बी, ये है -5 9 और बी की वैल्यू है 2 3। कहानी ये है मेरे दोस्त कि यहाँ वाई एक्सेस किसी पॉइंट पे यहाँ काटती होगी। वाई एक्सेस का मतलब बना एक्स की वैल्यू 0, बाकी पता नहीं। मान लेते हैं जी इसने इसको m/n के रेशियो में बांटा। मान लेते हैं जी इसने इसे m/n के रेशियो में बांटा। तो कैसे सोल्व करें? तरीका सिखा है तुमको। m को इधर भी n को इधर भी तो m को 2 से क्या 2m। अब आप समझ ही गए कि इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, जो जीरो वाला है उसकी जरूरत है, हाँ या ना? लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। और 3m, n को इससे भी गुना करो तो -5n और +9n, m + n। मेरे बच्चों एक बात बताइए, इस वाले की तो वैल्यू है ही नहीं आपके पास। जब वैल्यू ही नहीं है तो आप निकालते क्यों? सिर्फ इससे मतलब रखिए। तो इसको जब जीरो के इक्वेट आप रखोगे, जीरो के इक्वल आप रखोगे, 2m -5n अपॉन m + n को आप जीरो रखोगे, तो इसको जीरो से गुना करोगे जीरो, तो 2m इक्वल टू 5n आएगा। तो m अपॉन n की जो वैल्यू आएगी वो 5/2 होगी। मतलब m की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू मेरे बच्चों 2 आ गई। इसका मतलब लाइन वाई एक्सेस को ए बी ने, या ए बी ने वाई एक्सेस, मतलब जो मर्जी समझिए कि लाइन ए बी को वाई एक्सेस काट गया, किस अनुपात में? 5/2। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं इंटरनल बाइसेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं जी एक्सटर्नल पे। या दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है एक्सटर्नल, अब इस पे चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे बच्चों, एक्सटर्नल पे कैसे चर्चा करी जाए, आइए। ये भाई एक्स एक्सेज हो गया, ये वाई एक्सेज हो गया। ये कोई लाइन है मेरे बच्चों ए बी, ये कोई लाइन है जी ए बी। ठीक है, ये ए कोई पॉइंट है x1 y1, ये बी कोई पॉइंट है x2 y2। अब कह रहा है जी यहां कोई पॉइंट है इसी स्ट्रेट लाइन पे, मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है, इसका नाम है सी, इसके वर्टेक्स है x और y। और सवाल में हमको मान लीजिए कह दे रहा है कि भैया ये जो रेशियो है ये m है, तो ये रेशियो n है, यानी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, बाह्यतः विभाजन कर रहा है ना? ऐसे नहीं होता जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं तो एक उनके बीच में आगे सुलझाड़ा कर देता है, एक ये कि बाहर खड़े खड़े उनका फैसला कर देता है। ऐसे ही यहाँ है कि एक तो दो पॉइंटों के बीच में आके इंटरसेक्शन कर दे रहा है, एक दो पॉइंटों से बाहर होके भी उनमें मतलब बांट दे रहा है। तो ये रेशियो से कैसे उस पॉइंट की वैल्यू निकालें, अब उस पर चर्चा करते हैं। देखिए भैया, इस लाइन को अब आगे बढ़ाते हैं। इसको बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल पॉइंट यहीं तक था, बी तक, यहां तक। तो भैया मेरे एक बात बताओ, यहाँ परपेंडिकुलर बना दिया, यहाँ परपेंडिकुलर बना दिया, तेरी तो, और यहाँ परपेंडिकुलर खींच दी। ठीक है यार दोस्त, समझ के चलना बातों को, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है इस बार। ये लेंथ x1 है, ये लेंथ x2 है, समझ रहे हैं ना? तो यार दो ट्रायंगलें बनेंगी, एक तो ये वाली बनेगी यहाँ। तो आप जानते हैं कि ये लेंथ y2 है, ये लेंथ y है, तो ये आएगी y - y2। ये x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ये x2 है, तो ये आएगा x - x2। एक तो ट्रायंगल बनेगी ये, और एक बेटा ट्रायंगल बनेगी ये पूरी, ये वाली।
पूरी बड़ी बनाओगे तो आप देखोगे कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की y है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y1 है। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, y माइनस y1। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये थी y माइनस y2। ऐसे ही मेरे भैया ये समझिए, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है x1 और ये लेंथ है x, तो इसका मतलब ये यहाँ से लेके x माइनस x1 है। अब यहाँ दो सिमिलर ट्रायंगल बन गई जी। कौन कौन सी सिमिलर ट्रायंगल बन गई भाई, निशान लगाता हूँ। एक तो बन गई बेटा ये वाले, आए ना, एक, दूसरा एक बन गई ये वाले। ये दो सिमिलर ट्रायंगल बन गई, एक छोटी एक बड़ी, दिखाई दे रहा है। तो अगर दोनों सिमिलर हैं तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, समझ रहे हैं। तो ये बताइए यहाँ थीटा के सामने वाली साइड क्या बनी, यहाँ से यहाँ तक की y माइनस y1, y माइनस y1। और छोटे वाली ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली बनी y माइनस y2। और रेशियो क्या दे रखा है, बड़े वाली का m और छोटे वाली का n। सोल्व करोगे भाई, एन वाई माइनस एन वाई वन, एम वाई माइनस एम वाई टू, इधर लाओगे तो एन वाई माइनस एम वाई, ये एन वाई वन इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा भैया, और ये माइनस का दे ही रखा है। यहां से भैया हम क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा n माइनस एम, ये एन वाई वन माइनस एम वाई टू। तो भैया अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो एन वाई वन माइनस एम वाई टू बटे एन माइनस एम, ये तो आएगी y वाले वर्टेक्स की वैल्यू। एक बार समझो, फिर ऐसे ही x वाले वर्टेक्स की वैल्यू भी निकालते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चों x वाले वर्टेक्स की वैल्यू निकालते हैं। आप ऐसे देखिए कि ये वाला जो एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, सॉरी सॉरी, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, छोटे वाली में भी ये वही है और इस पूरी बड़े वाली में भी वही है। तो बड़े वाले की बात करें तो इसके सामने x माइनस एक्स वन, और छोटे वाली की बात करें तो x माइनस एक्स टू। तो बड़े वाले की हो गई x माइनस एक्स वन और छोटे वाले की होगी भैया x माइनस एक्स टू। ये था ना x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू, और ये रेशियो है बड़े वाले का m है बाबू और छोटे वाले का n। करोगे तो एन एक्स माइनस एन एक्स वन, एम एक्स माइनस एम एक्स टू। तो भैया इधर लाओगे तो x कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा n माइनस एम, और यहाँ ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा एन एक्स वन माइनस एम एक्स टू। मेरे भाई यहाँ से x की वैल्यू आएगी एन एक्स वन माइनस एम एक्स टू अपॉन में n माइनस एम। मेरे बच्चों ये x बन गया और ये y बन गया। तो अगर इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या रेशियो बनता है, ये बनेगा। मैं इसको सीधा सीधा करके फार्मूले की फॉर्मेट पे लिखवाता हूं, एक बार समझ लो। देखिए अगर मेरे बच्चों ये कोई स्ट्रेट लाइन है,
ये कोई पॉइंट है ए, x1 y1, ये कोई पॉइंट है बी, x2 y2, और ये कोई पॉइंट है सी, xy। हमें इसी के वर्टेक्स निकालने हैं। ये इसे m में बांट रहा है और ये इसे n। तो तरीका क्या होगा xy की वैल्यू निकालने का? इस n को इससे भी गुना करना है, इससे भी। तो n x1 और n y1। इस m को इधर भी गुना करना है, इधर भी। तो माइनस mx2 माइनस my2, और बटे में कर देना मेरे भाई n माइनस m, बटे में कर देना मेरे भाई n माइनस m। तो ये इस वाले पॉइंट के वर्टेक्स आ जाएंगे, ये इस वाले पॉइंट के वर्टेक्स आ जाएंगे, इस वाले पॉइंट के वर्टेक्स आ जाएंगे। बात आई भाई यहां तक समझ में? ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कि यार ये कोई पॉइंट है x1 y1, ये कोई पॉइंट है ये x2 y2, मान लीजिए ये इसका कोई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये 1:1 में बांटेगा। तो इस पॉइंट के वर्टेक्स बताइए क्या होंगे? तो आप निकालेंगे जी कैसे? भाई 1 को इधर भी करना है, इधर भी करना है, इस 1 को इधर भी करना है, इधर भी करना है, हाँ है ना? तो 1 को x2 से करेंगे तो x2 आएगा, y2 से करेंगे तो y2 आएगा, 1 को इससे करेंगे तो x1 से करेंगे तो x1 आएगा, y1 से करेंगे तो y1। तो इसका मतलब, और 1 और 1 2 आ गया। इसका मतलब मेरे भाई ये हो गया कि मिड पॉइंट के वर्टेक्स अगर आपको निकालने हैं, तो चूंकि वो 1:1 के ही रेशियो में बांट रहा है, तो हमेशा क्या होना कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट के वर्टेक्स हो जाएंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? पक्का? चलिए आज इतने रखते हैं, कल इस पे सवाल लेंगे।